हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे क्रिएचर की है कि अगर उसके सामने आपने सांस भी ली तो वो आपका शिकार कर सकता है। यह कहानी है अलास्का के एक छोटे से टाउन की, जहां एक लड़का जंगल के पास रहता था। लेकिन फिर उसे जंगल के एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिसके बाद उसका इस दुनिया के लिए नजरिया बदल गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है। लास्ट तक जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक कर देना। आपके इस छोटे से सपोर्ट से इस वीडियो को रीच मिल सकती है। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस जरूर देना। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरे हमेशा से अजीब किस्म के दोस्त रहे हैं। बाकी सबने तो जिंदगी में मर्दाना टाइप की नौकरियां पकड़ी, जैसे लकड़ी काटने का काम करना, ऑयल रिग या कंस्ट्रक्शन में काम करना। लेकिन हमारे छोटे से हाई स्कूल फ्रेंड्स ग्रुप में सफेद भेड़ों के बीच मैं वो काली भेड़ हूं। मैंने आईटी में करियर बनाया। वो लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे कि मैं नर्ड वाला काम करता हूं, और मैं उन्हें वापस चिढ़ाता था। मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं, मुझे गड्ढे खोदना पसंद है। हमारी दोस्ती में मैं शायद सबसे अनलाइकली मेंबर हूं, लेकिन किसी तरह हम लोगों की दोस्ती बनी हुई है। एक रात हम सब एक बार में बैठे थे। ऐसा मौका बहुत कम आता था जब सब लोग वापस टाउन में आए हों और एक साथ बैठकर शराब पी रहे हों, अपने अपने काम के डरावने किस्से सुना रहे हों। किसी ने अपने ऑयल रिग का किस्सा सुनाया कि कैसे उसका एक हिस्सा फट गया था और उसमें 3 लोग मारे गए थे। डैनी, जो एक लंबर जैक है, मतलब एक लकड़हारा है, उसने बताया कि उसने कैसे अपने सामने बस 10 फीट दूर एक आदमी को देखा जिसका हाथ लकड़ी खींचने वाली लाइन में फंसकर अलग हो गया था। उसने अपनी शर्ट उसके कटे हुए हाथ पर दबा कर रखी, जबकि वो आदमी खून बहाते हुए दर्द में बड़बड़ाता और कराहता रहा। मैं वहीं बैठा सोच रहा था कि कहानी तो मेरे पास भी है, लेकिन वो वाली कहानी नहीं थी जो मैं ऐसे आधे नशे में दोस्तों के बीच सुनाऊं। इनफैक्ट वो कहानी ऐसी थी जिसे मैं शायद ही किसी को बताऊं। वो एक ऐसी याद थी जो इतनी बेचैन करने वाली थी कि मुझे डर था कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं उसे अपने दिमाग के किसी कोने में एक खतरनाक जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद करके रखता था। उसे कभी बाहर निकालने का सोचता भी नहीं था। लेकिन उस दिन सबने अपना अपना किस्सा सुना दिया था और मैं बस चुप बैठा था, जैसे कोई इंट्रोवर्ट बैठा होता है। पर फिर मैंने अपने दिमाग की उस आवाज को इग्नोर कर दिया जो बार बार कह रही थी, मत कर, ये कहानी किसी को मत सुना। लेकिन फिर मैंने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे पास भी एक कहानी है। वो सब चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। उनकी गलती नहीं थी, मैं खुद भी चौंक गया था। उनकी आंखों में थोड़ी शक की झलक और हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो, चलो आज तुम भी कहानी सुनाओ। तो बस मैंने कहानी सुनाना शुरू किया। मैं अपने घर से काम करता हूं और मेरा घर 30 एकड़ के प्लॉट पर अलास्का के एक छोटे से टाउन के बाहर है। मैं वहां अकेला रहता हूं। मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं हैं। मेरा शहर एक कॉलेज टाउन है। वहां एक छोटा सा लिबरल आर्ट्स कॉलेज है जिसमें बस करीब 100 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो कॉलेज उस टाउन की जान है। उसका कैंपस बहुत बड़ा है और वहां की नेचुरल खूबसूरती ही लोगों को खींच लाती है। कैंपस के पास एक रिजर्वेशन लैंड है और वहां की ट्राइब सैकड़ों मील लंबे जंगल के ट्रेल्स की देखरेख करती है, जैसे पार्क रेंजर्स करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी कैंपस के एक हिस्से से लगती हुई है। एक दिन मैं अपने घर के पीछे अपनी प्रॉपर्टी के साफ किए गए हिस्से के किनारे पर था। वो जगह मेरे घर से करीब 200 गज दूर होगी। मैं ट्री लाइन के पास बने अपने गार्डन बेड्स को पानी दे रहा था, बस धूप भरे तपते दिन का मजा ले रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। जंगल के अंदर शायद कुछ 100 फीट दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा हो
जिसमें कोई बोल रहा हो, या फिर जैसे खराब मोबाइल नेटवर्क में कोई बात कर रहा हो, जहां सिर्फ कुछ शब्द के टुकड़े सुनाई दे रहे हों, लेकिन फिर भी समझ आ रहा हो कि कोई कुछ बोल रहा है। मैं बस खड़ा होकर उस आवाज को सुन रहा था। मेरे अंदर जिज्ञासा थी, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैंने तो पानी का पाइप भी बंद नहीं किया था। मैंने सोचा, ऐसी अजीब सुपरनेचुरल टाइप्स चीजें वो तो रात को होती हैं, वो भी जंगल के अंदर गहराई में, ना कि दोपहर 1 बजे, वो भी अपने बैकयार्ड में खड़े खड़े। करीब 30 सेकंड बाद वो आवाज बंद हो गई। मैंने पानी बंद किया, ये चेक करने के लिए कि वो आवाज सच में बंद हुई या बस धीमी हुई है, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने उसे बस एक छोटी सी अजीब बात मानकर दिमाग के किसी कोने में डाल दिया। शायद बाद में किसी से कैजुअली शेयर करूंगा या फिर उसे भूल ही जाऊंगा। और यही मेरी पहली गलती थी। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी के पीछे उस ट्रेल पर हाइक कर रहा था जो मैंने पिछले समर शुरू की थी। अब उस पर काफी झाड़ियां उगाई थी। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ टहल रहा था, पेड़ों की छांव में, बस मिड समर के खूबसूरत मौसम का मजा ले रहा था। तभी मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे जंगल में फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। काफी दूर से कोई खराब सी मानवीय आवाज आ रही थी और उसके आसपास का जंगल बड़े अजीब तरीके से शांत था। अब मैं वैसे बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं और मुझे आमतौर पर इरेशनल दिखना ज्यादा पसंद है, तो मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर ट्रेल के एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू किया ताकि भागने के चक्कर में किसी बड़े जानवर को ना उकसा दूं। मेरे मन में एक ही सवाल था, वो आवाज आखिर निकाल कौन रहा है। मैंने तय किया कि जब डैनी, मेरा दोस्त, मुझसे मिलने आएगा तब इस आवाज को चेक करने उसे यहां लेकर आऊंगा। 2 हफ्ते बाद मैं फिर से उसी ट्रेल हेड पर था, अकेला, क्योंकि डैनी ने आने से मना कर दिया था। मैंने उसे कहा था कि अगर मैं जंगल में मर गया तो सीधा उसके अपार्टमेंट में आकर उसे डराऊंगा। खैर, मैंने उस नॉर्मल से दिखने वाले जंगल के रास्ते की तरफ देखा, खुद को मन ही मन तैयार किया, अपना बैग चेक किया, बेयर स्प्रे और नया खरीदा हुआ बोवी नाइफ, जिसे मुझे चलाना भी नहीं आता था। फिर मैंने सोचा, वो बस एक आवाज ही तो है। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ मील और करीब 1 घंटे बाद मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार शायद कुछ 100 गज आगे और ट्रेल से थोड़ा हटकर। मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं उस आवाज के सोर्स के करीब पहुंचा, मैंने हाथ अपने बोवी नाइफ के हत्थे पर रख लिया। अब मैं बस 20 फीट दूर था और आवाज वहीं से आ रही थी, वही बेमतलब की बड़बड़ाहट, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी क्रैकलिंग आवाज भी मिल रही थी। मैंने ऊपर नजर उठाकर देखा तो एक छोटा सा काला स्पीकर नजर आया। वो स्पीकर पेड़ पर जमीन से करीब 10 फीट ऊपर लगा हुआ था। मुझे यकीन था कि वो स्पीकर मेरे लिए कोई खतरा नहीं था, तो मैंने अपना हाथ चाकू से हटाया और उसे करीब से देखा। स्पीकर के साइड में सफेद पेंट से उस लोकल कॉलेज का नाम लिखा था और साथ में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी लिखा था। मैंने उसे अच्छे से देखा और फिर मैं वापस घर की तरफ चल दिया। अगले हफ्ते मैंने कॉलेज के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को कॉल किया। हाय, मुझे डीन से बात करनी है। नहीं, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं कॉल कर रहा हूँ। डीन ने कुछ थकी सी आवाज में कॉल रिसीव किया, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल पूछने शुरू किए, वो अचानक काफी दिलचस्पी लेने लगे, जैसे उनकी बोरिंग दिनचर्या में ये सबसे दिलचस्प बात हो। असल में वो स्पीकर एक तरह का लाइव आर्ट प्रोजेक्ट था। स्टूडेंट्स उसमें कविताएं लिखकर और रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे और फिर उन्हें जंगल में जोर जोर से बजाया जाता था। वो सोलर पावर्ड था, लेकिन उनका अंदाजा था कि इस वाले स्पीकर का कनेक्शन शायद खराब हो गया होगा। हर सेमेस्टर में एक बार कोई वहां जाकर पेड़ के नीचे लगे वाटरप्रूफ MP3 प्लेयर में नई फाइल्स अपलोड करता था। उन्होंने आगे बताया कि वो प्रोजेक्ट अब बंद हो गया है क्योंकि पास वाली ट्राइब ने इसका विरोध किया था। शुरू में उन्होंने ट्राइब वालों की बात को अनसुना कर दिया था, लेकिन जब शिकायतें बढ़ी तो कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट को बीच में आना पड़ा ताकि ट्राइब के साथ अच्छे रिश्ते खराब ना हो।
शायद उन्होंने बाकी स्पीकर्स हटाते समय उस वाले को मिस कर दिया होगा। मेरे लिए वो रहस्य सुलझ गया था। बाकी का हाइकिंग सीजन बिना किसी घटना के शांति से निकल गया। बर्फ पिघलने के करीब 1 महीने बाद मैंने तय किया कि फिर से उसी ट्रेल पर हाइक करने जाऊंगा जहां वो स्पीकर था। इस बार मैं ओवरनाइट कैंपिंग का सामान लेकर चला। मेरी योजना थी कि टर्न अराउंड पॉइंट के पास जो कुछ घंटों की दूरी पर था वहीं पर रात बिताऊंगा। करीब 1 घंटे बाद मैं उस स्पीकर के पास पहुंचा और लगभग उसे मिस ही कर दिया था, क्योंकि अब वो बिल्कुल खामोश था। मैंने रुककर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स को छेड़ा, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे सर्दियों में उसके टूटे फूटे कनेक्शन भी पूरी तरह से जवाब दे गए थे। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 घंटे बाद मैंने टेंट लगा लिया और एक सिंपल कैंप तैयार किया। अभी दोपहर थी, लेकिन मेरा मन बेचैन था, तो कुछ घंटे की बची धूप में मैंने तय किया कि टर्न अराउंड पॉइंट से आगे भी थोड़ी वॉक कर लूं। मैंने एक छोटी सी ट्रेल चुनी जो ऊपर की तरफ जाती थी। मैंने सोचा शायद ऊपर से अच्छा व्यू मिलेगा। अभी बस कुछ मिनट ही चला था कि मेरा दिमाग भटकने लगा। मैं दोपहर की धूप का मजा ले रहा था। सीजन के पहले अच्छे मौसम में नहा रहा था। मैंने सोचा, कमाल है, मैंने घूमने का ये बढ़िया टाइम चुना है। और तभी मुझे वो जानी पहचानी लेकिन बेचैन करने वाली आवाज सुनाई दी। दूर से किसी के बोलने जैसी आवाज। मैं ट्रेल पर रुक गया। मेरा दिमाग अब भी उसे किसी हानि रहित चीज की तरह ले रहा था। वो आवाज थोड़ी अलग थी और इतनी दूर से भी समझ आ रहा था कि उसकी क्वालिटी पहले वाले स्पीकर से बेहतर थी। मैं ट्रेल से थोड़ा हटकर उसके पास गया ताकि शब्द साफ सुन सकूं। इस बार उसमें वो क्रैकलिंग साउंड नहीं थी, तो शब्द आसानी से समझ आ रहे थे। वो किसी औरत की आवाज थी, कविताएं पढ़ रही थी, बिल्कुल जैसा कॉलेज के डीन ने बताया था। मैं अब उतना परेशान नहीं था जितना पहले हुआ था, तो मैंने पास के एक पत्थर पर बैठने का सोचा। पानी निकाला और थोड़ी देर ब्रेक लेने लगा। जंगल की आवाजें सुनते हुए और उन जानी पहचानी कविताओं को सुनते हुए बैठा रहा। फिर भी माहौल में एक हल्का सा अजीबपन था। कुछ मिनट बाद मैंने तय किया कि अब आगे बढ़ना चाहिए। पानी की बोतल बैग में रखी और खड़ा हो गया। तभी मैंने दूसरी आवाज सुनी। मेरे बिल्कुल पास कोई पागलों की तरह बेसिर पैर की बातें बड़बड़ा रहा था। उस आवाज को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे जिज्ञासा थी, लेकिन डर अभी भी नहीं था। उस आवाज की टोन अजीब सी थी, जैसे किसी सेंटेंस के पिच में नेचुरल उतार चढ़ाव हो, लेकिन गलत जगहों पर। जैसे कोई रैंडम वर्ड्स को सवाल की तरह बोल रहा हो। वो बिल्कुल वैसी आवाज थी जिस पर इंसान हंस देगा अगर वो अकेला ना हो, किसी ऐसे जंगल में जहां मीलों तक मदद ना हो। तभी जंगल अचानक पूरी तरह खामोश हो गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। वो आवाज मेरे सामने की घनी झाड़ियों से धीरे धीरे करीब आने लगी। मैं पूरी तरह जम गया, बस उस बेवकूफी भरी आवाज को सुनता रहा, जैसे किसी दैत्य का भारी भरकम बच्चा बोल रहा हो। मेरे मुंह से धीरे से निकला, व्हाट द फ। तभी मुझे झाड़ियों से कुछ आता दिखा और तभी जाकर मेरी ट्रांस टूटी। दिमाग ने कंट्रोल छोड़ दिया और मेरी जानवर वाली प्रवृत्ति ने कमान संभाल ली। मैं पूरे जोश से ट्रेल की तरफ भाग पड़ा। जब तक एहसास हुआ कि मैं किससे भाग रहा हूं, तब तक मैं आधे रास्ते दौड़ चुका था। और तभी वो समझ एक दीवार की तरह मुझ पर आ गिरी, एक ठंडी लकवा मार देने वाली समझ। मेरे कदम लड़खड़ा गए। दिमाग धीमी चाल में सोचने लगा, जैसे कोई पानी की बूंद गिरने से पहले धीरे धीरे बड़ी हो रही हो और फिर अचानक से गिर जाए। मुझे समझ आया कि मैंने क्या देखा था। वो एक हाथ था, एक लंबा सा विकृत हाथ जो झाड़ियों में से निकल रहा था। और तभी मैंने उसे फिर से सुना। ट्रेल पर ठीक मेरे पीछे वो लहराती हुई आवाज में बोला, व्हाट द फ। जैसे किसी ने पहली बार कोई वाक्य सीखा हो और उसे आजमा रहा हो। बस उसमें
एक अजीब सा भीख मांगने जैसा लहजा था। मैंने सोचा भाड़ में गया और मैं वहां से भागा। मेरे पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। दोपहर की धूप में मैं वो संकरी जंगल ट्रेल बिजली की तरह पार कर रहा था। टहनियां मुझसे टकरा रही थीं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। पूरे रास्ते मेरा नर्वस सिस्टम चाकू की धार पर था। कान चौकन्ने थे और शरीर पर रोंगटे खड़े थे। क्लियरिंग में पहुंचकर मैंने धीरे धीरे कैंप की तरफ चलना शुरू किया। मेरा हाथ बोवी नाइफ के ऊपर मंडरा रहा था। क्लियरिंग में मेरा टेंट नजर आया, जहां मेन ट्रेल 2 छोटी शाखाओं में बंटता था। मेरा टेंट छांव में था, फ्लैप आधा खुला हुआ था। मैं रुक गया, बस उसे देखता रहा। उसे पैक करने में 10 मिनट लगते। मैंने आधा सेकंड सोचा और फिर कहा, नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैं फिर से मेन ट्रेल पर चल पड़ा। मैं एक स्थिर सहन शक्ति वाली दौड़ में था, लेकिन करीब 30 सेकंड बाद मैं अचानक रुक गया, क्योंकि मैंने कुछ नया सुना, या यूं कहूं कि कुछ नहीं सुना। वहां ऐसी खामोशी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। न पक्षियों की आवाज आ रही थी, न पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, यहां तक कि हवा भी नहीं थी। बस एक पूरी अप्राकृतिक दम घोटने वाली चुप्पी थी, जैसे किसी ने मेरे चारों ओर एक विशाल कांच का जार उल्टा रख दिया हो। एक पल जंगल की आवाजें मुझे घेरे हुए थीं और अगले ही पल वो गायब हो गईं। मैं एक वैक्यूम में था। मैं जम गया। मुझे अपने सीने से दिल की धड़कन बाहर निकलती महसूस हो रही थी, लेकिन बाकी मैं उतना ही शांत और स्थिर था जितना वो जंगल था। गर्म, स्थिर, हल्की सी हवा मेरे पसीने से भीगे शरीर को चिपकी हुई थी, जैसे गर्मियों की दोपहर में किसी बंद अटारी में खड़ा हूं। मुझे एक अजीब ख्याल आया, मुझे हिलना नहीं चाहिए। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो एहसास वैसा नहीं था। वो एहसास देखे जाने जैसा नहीं था, बल्कि जांचने जैसा था। और मेरी अंदरूनी आवाज कह रही थी, कीड़ों, पक्षियों और पेड़ों की तरह बन जाओ, जितना हो सके स्थिर रहो। ये वो चीज नहीं थी जिससे भागा जा सके। जो वो कर रहे हैं वही करो और बच जाओ। तो मैं इंतजार करता रहा। बीच ट्रेल पर आधी सांस में जमे हुए खड़ा रहा। पलक झपकने या इधर उधर देखने तक की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं वहां खड़ा था, मानो अलमारी में रखा कोई दुकान का पुतला हो, जबकि दूसरी तरफ से कुछ बेहद खतरनाक मुझे घूर रहा था। मेरे बिल्कुल सामने एक अजीब सा दिखने वाला इंसान, या कहूं बिगड़ा हुआ इंसान खड़ा था। उसके हाथ और पैर बहुत अजीब तरीके से उसके शरीर से जुड़े थे, और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सचमुच पुतला हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। 20 सेकंड हो गए थे। मेरे फेफड़े हवा के लिए चीख रहे थे और दिल एक पागल ढोल की तरह धड़क रहा था। फिर भी वो मुझे परख रहा था। अचानक उसकी निगाहें मुझसे हट गईं और किसी और चीज पर टिक गई। मेरा विजन सुई की नोक जितना रह गया, क्योंकि मेरा दिमाग ऑक्सीजन के लिए बेताब था। दूर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो मेरी ओर आई। वो किसी जीव का शोर नहीं था, बल्कि जंगल का सामूहिक सांस छोड़ना था, जैसे जंगल ने फिर से आवाजें वापस पा ली हों। जंगल की आवाजों को एक बड़ा झोंका मेरे पास से गुजरा। मैं झुक गया, घुटनों पर हाथ रखे और जोर की सांस ली। वो जो भी कोई था वो जा चुका था। मेरा बाकी का सफर एक दबे हुए डर में गुजरा। हर टहनी के टूटने की आवाज पर मैं उछल पड़ता, लेकिन अपने आप को जबरदस्ती शांत रखता, क्योंकि दिमाग का तर्क कहता था कि मैं हमेशा भाग नहीं सकता। मैंने तेज चाल पकड़ ली। 2 घंटे तक, शाम ढलने तक चलता रहा। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी पर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। बार में मेरे दोस्त सब मूर्तियों जैसे बैठे थे। उनके चेहरे सुन्न थे। 5 मिनट से किसी ने अपने ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं अनजाने में दोनों हाथों की उंगलियां अपने बालों में फेर रहा था। मैंने कहा, वो ऐसा था
जैसे मैं बंदूक की नली के सामने खड़ा हूं। ऐसी बंदूक जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे पता था अगर मैं जरा सा भी हिलता तो मैं यहां नहीं होता। उसे पता चल जाता कि मैं वास्तविक हूं। मैंने बियर का घूंट लिया और कहा, और मैं अपने टेंट के लिए कभी वापस नहीं गया। माहौल हल्का करने की मेरी कोशिश पर मेरे दोस्त हल्की सी हंसी हंसे, लेकिन उनकी आंखें ग्लास, मेज या फर्श पर टिकी रहीं। फिर उनमें से एक ने कहा, शिट यार, ये तो बहुत डरावना था। मैंने जवाब दिया, हाँ, डरावना तो था ही। हम सब चुप रहे और जब तक बिल चुकाकर बार से नहीं निकले सब लोग असामान्य रूप से गंभीर थे। बाहर निकलते समय मेरे एक दोस्त ने मुझे अलग ले जाकर पूछा, यार सच सच बता, क्या ये सब सच था? मेरा मतलब सब कुछ सच था? मैंने आंखें सिकोड़कर अलास्का के तारों से भरे आसमान की ओर देखा और फिर मुझे कहने के लिए शब्द मिल गए। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई समझा नहीं सकता, ऐसी चीजें जिनके नाम तक नहीं है, और मेरा मानना है कभी कभी कोई उनसे टकरा जाता है। स्मार्ट लोग, खुशकिस्मत लोग, मेरे जैसे लोग, जिन्हें कभी कभी अपनी कहानियां सुनाने का मौका मिलता है। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर संतुष्ट होकर सर हिलाया और अपनी कार की ओर चल दिया। उसने कहा गुड नाइट। मैंने भी कहा गुड नाइट। बेशक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि कहानी अभी और भी बची है। मैंने उसे नहीं बताया कि जंगल में मुझे घूरने वाला कोई अदृश्य या कोई आत्मा नहीं थी। वो एक राक्षस था, एक दुबला पतला भयानक राक्षस जो एक मानव जैसा दिखता था। उसकी आकृति इंसान की थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उस दिन भगवान ने मुझे 2 तोहफे दिए। पहला, मेरी जान बचा ली। दूसरा, उस प्राणी को मेरी दृष्टि के किनारों तक सीमित रखा। उस घटना के बाद मैंने बहुत रिसर्च की। मुझे एक लापता बेघर आदमी के बारे में पता चला और एक टुकड़ों में बटे शव के बारे में जो पुलिस को उस जंगल में मिला था। और फिर मुझे आका डिक्सिटी नाम की चीज के बारे में पता चला। इसके बारे में मुझे यूनिवर्सिटी के डीन से बात करने के बाद पता चला था। उन्होंने मेरी मुलाकात उस ट्राइब शमन के पोते से कराई थी जिसने कॉलेज से लाउड स्पीकर हटवाने की बात की थी। उसका नाम ईडा था और उसने मुझसे कहा था, मुझे नहीं पता मैं इस बात को कितने अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को अपने दादाजी की तरह नहीं देखता। मैंने तुरंत कहा, प्लीज कोशिश कीजिए। फिर उसने कहा, आज जो भी चीज जिंदा है उनका डीएनए एक जैसा है। अगर तुम बहुत पीछे जाओ तो हम सबका एक ही पूर्वज है, यहां तक कि बैक्टीरिया जैसी चीजों का भी। मुझे नहीं लगता कि आका डिक्सिटी उस फैमिली ट्री का हिस्सा है। मुझे लगता है वो कहीं और से आते हैं। वो कुछ पल रुका, शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं इस बात पर शक करूंगा। 2 दिन पहले शायद करता, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे पास शक न करने की एक अच्छी वजह थी। ये चीजें मजाक नहीं है, समझे। कॉलेज के लोग सोचते हैं कि मेरे दादा पागल हैं। उनकी लाउडस्पीकर हटाने की बात सिर्फ इसलिए मानी गई क्योंकि वो कबीले के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन सम्मान के बावजूद कबीले के ज्यादातर लोग भी उन्हें पागल समझते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो पागल हैं? क्या आका डिक्सिटी के बारे में उनकी सोच गलत है? उसका चेहरा गंभीर हो गया। इतनी कम उम्र के लड़के से अचानक आई वो गंभीरता मुझे चौंका गई। उसकी नजर का वजन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा की समझ और अनुभव का एहसास दिला रहा था। उसने कहा, नहीं, वो पागल नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक को देखा है। यह तब की बात है जब मैं 13 साल का था, करीब 5-6 साल पहले की। मैं अपने एटीवी पर जंगल में जा रहा था, पेड़ों के बीच घूमता हुआ तेजी से दौड़ रहा था। तब मैं एक बेवकूफ बच्चा था, बहुत बेवकूफी करता था। मैं ऐसे जंगल में था जहां पेड़ बहुत कम कम दूरी पर थे, तो दूर तक देखना काफी आसान था। तभी मैंने दूर एक जानवर को लेटे हुए देखा। मैं एटीवी मोड़कर उसकी तरफ बढ़ा और जैसे जैसे पास गया मुझे समझ आया कि वो एक हिरण है। मैंने इंजन बंद किया और बस धीरे से रुक गया, उससे लगभग 20 फीट दूर। मुझे लगा वो घायल है, क्योंकि उसके पीछे के पैर काम नहीं कर रहे थे।
और वो सिर्फ आगे के पैरों से खुद को घसीट रहा था। मैंने सोचा इसका दर्द खत्म करना होगा, तो मैंने चाकू निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी उसने झटके से मेरी तरफ गर्दन घुमा ली। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि उसने कोई आवाज सुनी और फिर इधर उधर देखा और फिर मुझे देखा। नहीं, उसने सीधे झटके से मेरी तरफ देखा था। मुझे वो कुछ सही नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने हिरन बनाने की कोशिश की हो लेकिन उसके पास सही हिस्से ना हो। शरीर टेढ़ा मेढ़ा और लंबा सा था और आंखें सूजी हुई गंदी सी थी, बस मुझे देखे जा रही थी। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या हूं। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो बस मुड़ गया और खुद को घसीटता हुआ दूर चला गया। जितना तेज हो सकता था उतनी तेज मैं एटीवी लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। तब मेरे दादाजी ने मुझे आका डिक्सिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो बुरी आत्माएं होती हैं जो जंगल के अंदर गहराई में पैदा होती हैं। वो जिंदगी के किसी भी संकेत से आकर्षित होती हैं, आवाज, नजर, जो भी हो। और जब उन्हें कुछ जिंदा मिलता है तो वो उसका रूप बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी कभी वो उसे ठीक तरह से कॉपी नहीं कर पाती। एक बार जब वो किसी चीज की नकल कर लेती हैं तो वो और उसी तरह की चीज ढूंढती हैं ताकि और बेहतर नकल बना सके। क्यों, ये मुझे नहीं पता। दादाजी ने बस इतना ही बताया था। ज्यादातर समय वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी वो हिरण, कुत्ते या किसी और जानवर के रूप में आ जाते हैं और तब जो शमन है वो उन्हें मारने निकलते हैं। मैंने कहा, तो जो तुमने देखा उसके बारे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक असली हिरन ढूंढा। जब वो मिला तो उसे आकर डिक्सिटी के पास ले गए। उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उन्हें किसी पहले से मरी हुई चीज की नकल करवाओ। हम कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा, मैंने भी एक को देखा है। उसने चौंक कर कहा, क्या? कहाँ? मैंने कहा, मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी क्यों चाहते थे कि वो स्पीकर हटा दिए जाएं। जिससे वो डर रहे थे वो चीज हो चुकी है। रुको, धीरे धीरे बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, वहां जंगल में एक मानव आका डिक्सिटी है जो इंसानों की आवाज निकाल सकता है। कुछ घंटे बाद हम मेरी प्रॉपर्टी के पीछे वाले ट्रेल हेड पर खड़े थे। शाम हो रही थी, बस 1 घंटे का दिन का उजाला बाकी था। पास में ईडा की जनजाति के कुछ लोग थे जो शमन थे, जो धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। उनके पीछे दर्जन भर औरतें और बच्चे खड़े थे और कुछ औरतें रो रही थी। मैंने फुसफुसाकर पूछा, ईडा, यहां क्या हो रहा है? लेकिन उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। फिर एक बुजुर्ग आदमी, शायद 60 के आसपास के, जिन्हें मैं ईडा का दादाजी मान रहा था, ट्रेल के एंट्रेंस पर हमारे पास से गुजरे। उन्होंने हमसे बात नहीं की, बस सिर हिलाया और ट्रेल पर चले गए। उम्र के बावजूद उनके शरीर में एक चुस्ती थी और उन्होंने अपनी ट्राइब वाली पोशाक पहनी हुई थी। उनकी कमर पर एक नक्काशीदार पत्थर का खंजर चमक रहा था। मैंने पूछा, वो कब लौटेंगे? ईडा ने एक उदास आवाज में कहा, वो कभी नहीं लौटेंगे। और फिर ईडा के पहले कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उन्हें किसी पहले से मर रही चीज की नकल करवाओ। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाइप करना ना भूलें। और अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले थर्सडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।